स्टूडेंट्स, आपके जैसे एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपका एक सेक्शन आता है, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। 30 मार्क्स का होता है और उसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। Fine? तो आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को कैसे समझना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। Fine? तो स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू वाला एग्जाम हो, चाहे वो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो। आपको हमेशा ये सेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। आपको पता है क्यों ये हमेशा एग्जाम में ये सेक्शन क्यों रहता है? इस सेक्शन के थ्रू आप लोगों के मेच्योरिटी लेवल को एसेस किया जाता है। आप कितने मेच्योर हो क्वेश्चन को समझने में, आंसर देने में, और जो आपको एक इंफॉर्मेशन मिला है थ्रू द पैसेज, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में कितने मैच्योर हो आप। ओके, तो इसीलिए हर एग्जाम में, गवर्नमेंट के हर एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। इनफैक्ट स्कूल लेवल में भी दिया जाता है, क्योंकि इससे मेच्योरिटी लेवल एसेस होती है। वो आप लोग को पता चलेगा धीरे धीरे कैसे। एनीवेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये जो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड है, ये एक्चुअली नाउन फॉर्म है। और ये वर्ड एक्चुअली वर्ब इसका है कॉम्प्रिहेंड, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड। तो एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। आप रीड भी कर रहे हो और उसको समझ भी रहे हो। ठीक है। तो इससे एग्जामिनर इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये एसेस कर पाता है कि आप की एबिलिटी, एक कंप्लीट टेस्ट को समझने के लिए आपकी एबिलिटी कैसी है, और क्या आप इवैल्यूएशन कर पा रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को। ओके, तो ये सारी चीजें इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पता चलती है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज लेंदी होते हैं। स्पेशली आप लोगों के, अगर आप देख लो, कम से कम 500 से 600 के बीच के वर्ड्स में आपके ये पैसेज होते हैं। तो पैसेज लेंदी होता है। तो लेंदी पैसेज में प्रॉब्लम क्या होता है? एक तो टाइम कंज्यूमिंग, उसको पूरा पढ़ो। पढ़ना तो ठीक है, मगर उसको समझना भी है। ओके, और सब कुछ आपको 35 मिनट में, मैक्सिमम 35 मिनट में आपको करना है। कोशिश करो 20-25 मिनट में ही कर लो। फाइन, उसको प्रोसेस करना है। और अगर पैसेज कुछ अनफेमिलियर इशू पे आ गया, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। वो पैसेज ही आपको लगेगा कि बहुत इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, और उसमें हाई कंटेंट डेंसिटी हुआ, या लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई, कॉम्प्लिकेटेड लाइंस हुए, तो और फिर समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, रीडिंग स्पीड। अब रीडिंग स्पीड में क्या है कि किसी किसी की स्लो रीडिंग स्पीड होती है। हाँ, कोई कोई को ये, और एक ये मिथ भी है, जितना जल्दी पढ़ेंगे ना, उतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी होगी और जल्दी से हम क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्पेयर्ड हो जाएगी, और फिर आंसर भी ढंग से आप नहीं लिख पाओगे, वो एक्यूरेट आंसर नहीं लिख पाओगे, और फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो रीडिंग स्पीड में भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, शॉर्ट अटेंशन स्पैन। अब ये शॉर्ट अटेंशन स्पैन अब एक ये डिजीज हो गया है आजकल के जमाने में। क्यों? रील्स आ गए हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स आ गए हैं। अब बिलीव करोगे, 59 सेकेंड्स, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं सिर्फ आप लोगों के साथ। 59 सेकेंड्स का भी पेशेंस नहीं है हम लोगों के पास, कि हम लोग वो 59 सेकेंड्स उस एक शॉर्ट्स को दे दें, अगर वो हमें बोर्डम लग रहा है तो। ओके, अगर कोई शॉर्ट्स बोरिंग लग रहा है ना, तो हम उसको 59 सेकेंड्स के लिए भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, इतना मतलब इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं हम लोग। फाइन। और हमारा अटेंशन स्पैन वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो अब होता है कि अटेंशन स्पैन अगर रिड्यूस हो जाता है ना स्टूडेंट्स, तो हम है ना पैसेज पढ़ते पढ़ते ही लॉस्ट हो जाते हैं। मूवी देखते देखते लॉस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मूवीज में हमारा पूरा 100% अटेंशन रहता है। मगर अगर टीचर पढ़ा रही है, या अब आप खुद भी पढ़ रहे हैं, तो आप देखना कभी कभी आप खुद लॉस्ट हो जाते हो। बीट फॉर 4 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, मगर लॉस्ट हो जाते हैं। फाइन। मगर पैसेज को समझने के लिए केयरफुल, मेटिकुलस, फोकस्ड और थॉरो रीडिंग होनी चाहिए। ओके, कंसंट्रेशन अगर लैप्स होता है, तो फिर वो एंटायर पैसेज का जो ग्रास्प है ना, वो लूज हो जाएगा। फाइन।
तो इसीलिए हमें पैसेज पढ़ते वक्त अलर्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें है ना, हमारे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग को, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देती है। फाइन। तो उसका सोल्यूशन है, सबसे पहला सोल्यूशन, जैसे ही आपको पैसेज मिलता है ना स्टूडेंट्स, कभी भी पैसेज को मत पढ़ो। शुरुआत पैसेज रीडिंग से नहीं करोगे, शुरुआत किससे करोगे? क्वेश्चन से। सबसे पहले क्या करोगे? आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोगों को पैसेज पढ़ना है। राइट। अब क्वेश्चन पढ़ने से क्या बेनिफिट होंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तो उससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि इतना बड़ा पैसेज, 600 500 वर्ड्स का पैसेज पढ़े बिना ही आपको समझ में आ जाएगा ये पैसेज किसके बारे में। आप आराम से टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप आराम से राइटर का ओपिनियन आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइटर उस टॉपिक के बारे में पॉजिटिव सोच रख रहा है, नेगेटिव सोच रख रहा है, वो आप लोग को पहले ही पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, यू वोंट बिलीव, आपका पैसेज अंडरस्टैंड करने वाला जो होगा ना वो बेटर होगा, क्विकर होगा और एफर्टलेस होगा। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे। अब जैसे ये वाला, सभी आप देख रहे हैं, व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, पैसेज के क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ो इसको। सभी कोई पढ़ेंगे, व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ India? What is the uniqueness of Indian vitality? Why are the men of sword and their work forgotten? Why are the conquest of Indian always remembered? What is the vital question referred to at the end of the passage and what is your answer to the question? सभी को इस पैसेज को पढ़े और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जिससे क्वेश्चन पूछूंगी वो अनम्यूट करके मुझे आंसर करेंगे। चलिए, विधि आप अनम्यूट कर सकते हैं। Yes, ma'am. अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पैसेज कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लगता है पैसेज किसके बारे में होगा? वन वर्ड। मैम इंडिया से रिलेटेड। कैसे पता चला? फर्स्ट क्वेश्चन में इंडिया, सेकंड क्वेश्चन में इंडिया, थर्ड क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है मगर फोर्थ क्वेश्चन में भी इंडिया, ये पांच क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन तो इंडिया ही है, इंडिया इंडियन। ओके, तो हमें समझ में आ गया पैसेज इंडिया के बारे में। ओके, नेक्स्ट, रवि आप अनम्यूट करिए और विधि आप म्यूट कर लीजिए। रवि अनम्यूट करके आप मुझे बताएंगे कि राइटर इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा होगा पैसेज में कि नेगेटिव बात कर रहा होगा? हम निगेटिव बात करता है। आपको कैसे पता चल रहा है कि इंडिया के बारे मैम फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। में? इससे लग रहा है कि प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रोग्रेस में कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल बर्डन है जिसके कारण निगेटिव होता है। राइट, सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज ऑफ इंडियन वाइटलिटी, वो देख के लग रहा है कि इसको सेकेंड क्वेश्चन को देख के हम पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, इसमें नहीं पता चल लेकिन रहा है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन यू को आर देख नॉट के लग गेटिंग रहा है एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एनीथिंग। फोर्थ क्वेश्चन का बताओ, व्हाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन ऑलवेज रिमेंबर्ड, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये निगेटिव है। ओके फाइन, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। फाइन। ओके, नेक्स्ट, सचिन आप अनम्यूट करिए। मेरा वही क्वेश्चन है कि अगर कोई अनम्यूट नहीं कर सकता तो वो मुझे बता देंगे। सचिन आप अनम्यूट कर सकते हो? ओके, पुनीत आप बताइए, पुनीत आप बताइए।
अब मुझे बताइए, वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि राइटर इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है कि नेगेटिव बात कर रहा है? ठीक है, सचिन लाइब्रेरी में है। पुनीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। ओके पुनीत, अनम्यूट कर लीजिए। अनिकेत, आप बताइए। अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो। ओके हर्षित, आप बताइए। मैम ब्रॉडली तो पॉजिटिव बात ही पता चल रही है। कैसे? मैम यूनिकनेस वर्ड यूज़ हो रहा है, कॉन्केस्ट यूज़ हो रहा है। यूनिकनेस हो रहा है, और क्या हो रहा है? कॉन्केस्ट। कॉन्क्वेस्ट से नहीं पता चल रहा है, रिमेम्बर से पता चल रहा है। यस मैम। ठीक है, और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। म्यूट कर लेना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस इंडिया के बारे में पता चल गया। उसमें से राइटर जो है वो बोल रहा है यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी। वाइटैलिटी पॉजिटिव वर्ड है स्टूडेंट्स। वाइटैलिटी, एनर्जी, पॉजिटिव वर्ड है। और उस वाइटैलिटी का यूनिकनेस क्या है, ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूरा पॉजिटिव है। और आप फोर्थ का क्वेश्चन देखोगे तो इंडिया ने कॉन्क्वेस्ट किया है, कॉन्क्वेस्ट करना, और वो कॉन्क्वेस्ट को याद रखा जा रहा है। तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है ना, तो ये भी पॉजिटिव है। रही बात हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, तो हर्डल, ओके, यानी रुकावट। मगर प्रोग्रेस ऑफ इंडिया यानी राइटर को ये लग रहा है इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है मगर ऑब्स्टिकल्स से। तो ये भी इनफैक्ट पॉजिटिव है क्योंकि राइटर इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया, राइट? तो पूरा का पूरा इंडिया के बारे में राइटर पॉजिटिव बातें कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये जानना, क्योंकि आप लोग जब पैसेज के क्वेश्चन का आंसर करोगे यू कैन नेवर गो बियॉन्ड द पैसेज। रिमेंबर, नॉट बियॉन्ड द पैसेज, यू कैन नेवर गो अगेंस्ट द राइटर्स ओपिनियन। ठीक है, अब suppose you're not you do not agree with writer's opinion, मगर then also in answer you have to make it feel that you agree with writer's opinion। आपको ये एग्जामिनर को फील करवाना पड़ेगा कि आप राइटर के ओपिनियन से आप अग्री करते हो। अंडरस्टूड? तो जब भी आप लोग आंसर लिखोगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ के यू विल वेरी इजीली आइडेंटिफाई कि पूरा पैसेज किसके बारे में है। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इसके इंडिया है, तो आपको समझ में आ गया। सेकेंड, व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसके बारे में पॉजिटिव बात हो रही है कि नेगेटिव बात हो रही है। ओके, अंडरस्टूड? तो सोचिए, बिना पैसेज पढ़े आप लोगों को, क्वेश्चन पढ़ के ही आप लोगों को पैसेज का क्रक्स पता चल जाएगा कि एंटायर पैसेज में राइटर है ना इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है। राइटर चाहता है इंडिया का प्रोग्रेस हो मगर हर्डल है। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो यू नो ट्राई टू लोकेट कहाँ पे हर्डल है। ट्राई टू लोकेट। जब हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ते हैं, एक और फायदा क्या होता है? फर्स्ट फायदा तो यू विल गेट टू नो व्हाट पैसेज इज ऑल अबाउट। सेकेंड एडवांटेज व्हाट वी गेट इज दैट वी कैन लोकेट द आंसर इन द फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ। आप सोचो स्टूडेंट्स, आप पहली बार अगर पैसेज पढ़ोगे यू आर टोटली अनफेमिलियर विथ व्हाट द क्वेश्चंस आर। मगर क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ोगे तो साइमल्टेनियसली व्हाइल रीडिंग द पैसेज यू कैन लोकेट द आंसर एज वेल। अरे क्वेश्चन में यूनिकनेस भी तो आया था ना, हाँ चलो चलो उसको अंडरलाइन कर दो, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फिर ओके मैन ऑफ स्वॉर्ड ये भी आया था, तो ना जस्ट यू pick up the key word of the question। कीवर्ड मैन ऑफ स्वॉर्ड, यूनिकनेस, वाइटैलिटी, हर्डल, ये सब की वर्ड है क्वेश्चन के। ओके, और फिर लास्ट क्वेश्चन तो खैर एनीवेज अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो बहुत फायदा है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो और उसके बाद आप आंसर दोगे। अंडरस्टूड? ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पैसेज पढ़ना। तो जब
पैसेज का जिस्ट या क्रक्स तो आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, आपको पैसेज को मतलब पढ़ रहे हो तो उसका एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस समझने की जरूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं। आप बस पैसेज को पढ़ो, एक फ्लो में शुरू से लेकर अंत तक पैसेज को पढ़ो। आपकी रीडिंग क्विक होनी चाहिए, मगर इतनी भी क्विक नहीं होनी चाहिए, और स्मूथ होनी चाहिए, विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ द पैसेज। एक्चुअली पता है, मैं आपको सही बताऊं, आपका मकसद ये नहीं है कि मैं पैसेज का एक एक वर्ड पढ़ूं, एक एक वर्ड को समझूं, एक एक लाइन को समझूं। नहीं, आपका मकसद क्या है? मुझे आंसर लोकेट करना है पैसेज में। ओके, ये आपका मकसद होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो इसीलिए हर एक इंफॉर्मेशन को याद रखने की कोशिश मत करो, प्रोसेस करने की कोशिश मत करो। ठीक है, आप तो बस आंसर को लोकेट करो अच्छे से। और जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो उसी समय हाईलाइट कर दो, अरे फर्स्ट, और अगर आप हो सके तो अगर आपको लग रहा है कि आई हैव टू रिविजिट द क्वेश्चन, तो यू बेटर रिविजिट द क्वेश्चन। आपको लग रहा है कुछ फेंट सा हिंट मिल रहा है, अरे ये तो वाइटैलिटी था ना क्वेश्चन में, चलो एक बार देख लेते हो कंफर्म करने के लिए, अच्छा यहाँ पर भी पैसेज में इस लाइन में भी वाइटैलिटी, चलो वाइटैलिटी को अंडरलाइन कर लो, इससे यू सेव योर टाइम। ओके, हाईलाइट कर लो, कीवर्ड को हाईलाइट कर लो, तो आपका टाइम भी और एफर्ट भी बहुत सेव हो जाएगा। फाइन। अब स्टेप 3 है, गो टू द क्वेश्चंस अगेन। फिर से क्वेश्चन में जाओ, फिर से क्वेश्चंस को पढ़ो, रीविजिट द पैसेज, और फिर से पैसेज पढ़ो। इस बार पैसेज को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है ना। उसके बाद आंसर्स को लोकेट करना आसान हो गया, और दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द आंसर इन वन लोकेशन। कभी कभी आंसर एक ही लोकेशन मिल जाता है, मगर कभी अगर लग साथ नहीं दिया तो आंसर स्कैटर्ड होते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैसेज होता है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, वरना आंसर एक ही जगह मिल जाता है हमें। अब हम आते हैं स्टेप 4, आंसर लिखने का। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए स्टेप 1, स्टेप 2, गॉड कितना टाइम, अरे कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। ओके, ये सब टाइम सेव करने के लिए बात हो रही है। ओके, टाइम को बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। अब स्टेप 4, आपको आंसर्स लिखने हैं। फाइन, आपको एक्यूरेट आंसर लिखने हैं, याद रखना। आपको आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखने हैं। फाइन, फिर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप एक्यूरेट आंसर दे पाओ। फाइन, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आपको एक्यूरेट आंसर देना है। एक्यूरेट आंसर का मतलब क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना स्टूडेंट्स, आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल सकते हैं, आराम से एग्जामिनर दे सकता है। मैं जब आप लोगों का एवेल्युएशन करूंगी ना, तो मैं नहीं दूंगी 5 आउट ऑफ 5, मैं 4.5 दूंगी, मगर मैं 5 नहीं दूंगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि जिस बच्चे को मिलता है ना 5 आउट ऑफ 5, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर हवा में उड़ने लग जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है उनको नीचे जमीन पे लेकर आना। इसीलिए 4.5 दे रहे हैं तो काफी है, मगर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्यूरेट आंसर होता है, और ये पूरा का पूरा इसमें फुल मिल सकता है मार्क्स। फाइन, ठीक है। अब एक्यूरेट आंसर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन के डिमांड को जो आंसर पूरा करे उसको हम एक्यूरेट आंसर बोलते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहा है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन मिल रहा है, तो क्वेश्चन देने का मकसद क्या है? कि क्वेश्चन का आंसर करें, है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, ये चीज याद रखना। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अरे जैसे यूपीएससी का जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है उसमें बहुत जबरदस्त स्पेस रहता है, मतलब आप समझे पूरा आधा पेज का स्पेस रहता है, और स्टूडेंट्स को लगता है अरे मुझे तो आधा पेज का स्पेस दिया है यूपीएससी वालों ने, तो मुझे तो पूरा का पूरा पेज फिल करना पड़ेगा, ऊपर से 4 मार्क्स का है, तो मुझे कुछ ज्यादा ही लिखना पड़ेगा। तो एक यूट्यूब चैनल है, मुझे अब याद नहीं है, तो उसमें से एक फैकल्टी ने बोला था, you add something like some Vivekanand quote, है ना, to make your answer beautiful, enrich your answer, ऐसे करके कुछ उन्होंने बोला था। तो just to fill the space, so your मकसद, your objective is not to fill the space given by the UPSC और JC और Supreme Court, नहीं, ये आपका मकसद नहीं है। your मकसद is to answer the question,
रिमेंबर, स्पेस फिल करना मकसद नहीं है, यहाँ पर मेच्योरिटी आप लोगों की दिखाती है। ओके, मैंने बताया था ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों देते हैं, आपका मेच्योरिटी क्या है, लेवल क्या है मेच्योरिटी का, वो देखते हैं। तो कभी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देना। इफ यू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा, बी प्रिपेयर टू लूज एक्स्ट्रा मार्क्स। एंड वाइल, अब खुद सोचो, इफ यू राइट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट the demand of the question and that is something beyond the passage, actually you are wasting examiner's time. आप तो एग्जामिनर का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको पैसे मिल रहे हैं इवैल्यूएशन करने का, ओके, और क्वेश्चन के आंसर्स का इवैल्यूएशन करने का। फाइन, आप आंसर्स के एक्स्ट्रा लिखोगे तो उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, आप उसका एक्स्ट्रा टाइम आप क्यों आप वेस्ट कर रहे हो? यू डू नॉट हैव एनी राइट टू वेस्ट एग्जामिनर्स टाइम, बिल्कुल भी नहीं है आपके पास अधिकार इसका। तो डू नॉट वेस्ट एग्जामिनर्स टाइम। पता है एग्जामिनर बहुत इरिटेट हो जाता है, मैं खुद इरिटेट होती हूँ, अरे ये तो आंसर में ही नहीं है। मैं ऐसे क्वेश्चन का जब मैं इवैल्यूएशन करती हूँ आंसर, अरे ये तो है ही नहीं। एक क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स, जो अभी मैंने चेक किया, स्पोर्ट्स है जो यूथ डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन यूथ डेवलपमेंट, इस तरह से क्वेश्चन था। अब उसमें उस स्टूडेंट ने लिख दिया कि इंडिया है ना ओलंपिक्स गेम होस्ट करने का इंटेंशन रख रहा है 2000 वो 2036 में, ऐसे। अरे मैं क्यों उस पैराग्राफ को पढूं, ये तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। क्वाइट इरिटेटिंग ना, राइट? तो नहीं, क्वेश्चन दिया क्यों है, ताकि आप उसका आंसर करो। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के, स्पेशली जो गर्ल्स होती है 5 साल की, जो बोल सकती है, आप उनसे पूछिए, ठीक है? बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट होगा। आपकी मम्मी आपसे प्यार करती है, और वो जो बच्ची है ना, मेरी मम्मी प्यार करती है, मेरे पापा प्यार करते हैं, मेरी बुआ, मेरे चाचा, मेरे मामा, एवरीथिंग शी विल टेल। शी लव्स केक, शी लव्स आइसक्रीम, शी डजंट लाइक स्टडिंग, वो सब कुछ बता देगी। क्वेश्चन क्या था? डज योर मदर लव यू, यही तो क्वेश्चन था। मगर उसने क्या पूरा राम कहानी सुना दी, क्योंकि वो बच्ची है ना, इमेच्योर है। मगर आप लोग बड़े हो, मेच्योर हो, यू नो टू आंसर व्हाट इज आस्क्ड। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर करो ना। अब सपोज आप लोग मतलब ड्यूटी में हैं, आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो गया है और आप लोग ड्यूटी में हैं, ठीक है? आपके वर्क प्लेस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज दिस डॉक्यूमेंट नॉट मार्क्ड कॉन्फिडेंशियल, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइन, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? अगर पूछा जाए कि कॉन्फिडेंशियल, ये डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है, तो इसमें मार्क क्यों नहीं किया गया कॉन्फिडेंशियल? ठीक है, आप बोलोगे कि मैं है ना पानी पीने गया था, मैं अपना टाइम देख रहा था। तो यू आर नॉट मेच्योर। जो क्वेश्चन पूछा जाए सीधे आंसर करो कि व्हाई इज दिस डॉक्यूमेंट नॉट मार्क्ड कॉन्फिडेंशियल। फाइन, तो जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जाए ना, आप सिर्फ उसी क्वेश्चन का मतलब आंसर करोगे। फाइन, अब जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट स्टेप्स डू यू टेक टू एंश्योर अ फाइल डजंट गो मिसिंग, है ना? कि आप कौन सा स्टेप लेते हो जिससे आपको, क्योंकि आप लोगों का सारा फाइल वर्क वाला काम है, सब कुछ फाइल वर्क वाला है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्या स्टेप लोगे टू एंश्योर दैट फाइल डजंट गो मिसिंग। तो इसका आंसर क्या है कि हर फाइल को रिकॉर्ड करना, पहला। फाइल की मूवमेंट को रिकॉर्ड करना कि फाइल किसके किसके पास जा रहा है, और फिर फाइल का जो ओरिजिनल प्लेस है वहां पे फाइल पहुंचा है या नहीं पहुंचा, तो फाइल का मूवमेंट का रिकॉर्ड करना, एवरीथिंग। तो ये एक्चुअली आंसर होना चाहिए। मगर आप आंसर क्या करोगे? अगर आप ये आंसर करते हो, ग्रीन फाइल को लोकेट करना आसान होता है, क्योंकि वो मगर जो ब्राउन फाइल होती है ना, वो स्ट्राइकिंग नहीं होती, ग्रीन फाइल स्ट्राइकिंग होती है, तो वो आराम से मिल जाती है। इमेच्योर आंसर, अंडरस्टूड? इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, ये देखने के लिए आपकी मेच्योरिटी लेवल कितना है, क्या आप जो पूछा जा रहा है आप उसी का आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अंडरस्टूड? अब जैसे, अब एक्यूरेट आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखा है व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशंस, तो ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है। फाइन, तो एक्यूरेट आंसर देने के लिए सबसे पहले काम आपको क्या करना चाहिए? आप क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर शुरू कर दो।
The major drawback in our educational institutions is, और ये वाला जो वर्ब है ना यहाँ पे लिख कर आ जाओ। आपको पता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट एग्जाम में वो पड़ता है, मतलब आपने अभी तक आंसर शुरू भी नहीं किया है, आंसर शुरू तो यहाँ से हो रहा है, मगर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। वो इसने आंसर शुरू कर दिया है, हमें सोचो अभी आंसर शुरू होने में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स बाकी है, 8 वर्ड्स बाकी है, मगर ऐसा लग रहा है कि भाई आपने आंसर शुरू कर दिया है। तो ये इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। पहला, आपको क्वेश्चन के लाइन से ही शुरू करना चाहिए। इसका एक और एडवांटेज क्या है कि आप लोग डेविएट नहीं होंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे, आप लोग जो पूछा जाए आप उसी का आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इट इट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिकिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसीलिए 90% केसेस में आप आराम से क्वेश्चन के लाइन से आंसर शुरू कर सकते हो, मगर 10% केसेस में कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि वहां से शुरू नहीं कर पाते, ऐसा होता है, मगर 90% केसेस में आप कर सकते हो। तो स्टार्ट योर आंसर विद द क्वेश्चन लाइन। अब जैसे ये एक स्टूडेंट का है, मुझे लगता है ये स्टूडेंट अभी है क्लास में, होना चाहिए उसको, नहीं है क्वेश्चन, नहीं है वो। तो मेरा जो फ्री इनिशिएटिव ग्रुप है जहाँ पे मैं वैल्यूएशन करती हूँ, तो ये जेसी का ही प्रिपरेशन का था, उसने मुझे दिया था। ये यूपीएससी का पैसेज है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द न्यू साइंस बिकम ऑफिशियल, ये क्वेश्चन है। ओके, अब इसने शुरू किया, न्यूटन्स एंड बॉयल्स मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द न्यू साइंस वाज सोल्ड टू द एंजेलिक एस्टैब्लिशमेंट एंड इन पार्टनरशिप विद द एस्टैब्लिशमेंट टू द पावरफुल मर्केंटाइल एंड incipient इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड इन थॉरली प्रेडिक्टरी टर्म्स। आई मीन, ओ गॉड, ये तो बहुत लंबा लंबा सेंटेंस है। आप देखिए कितना लंबा सेंटेंस है, देखिए एक तो इतना लंबा सेंटेंस, बाप रे, इमेजिन, मतलब आप सोच रहे हो एग्जामिनर को आप कितना इरिटेट कर सकते हो। मतलब आप इतना लंबा, अगर मैं इसमें वर्ड्स काउंट करूं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 वर्ड्स से, एक सेंटेंस में 37 वर्ड्स से। मतलब इट्स, आप है ना जब फुल स्टॉप पुट करते हो ना स्टूडेंट्स, तो एग्जामिनर को सांस लेने का मौका मिलता है। he gets time to breathe, he gets time to understand what you have written, because full stop means taking a pause, small pause। और आप लोग कॉमा दे सकते हो मगर फुल स्टॉप नहीं दे सकते, तो लंबे सेंटेंस फ्रेम मत करना, इस पे हम बाद में आएंगे। मगर he hasn't started with the question line, he hasn't started his answer with the question line. The metaphysical view of the new science became official when it was sold to the angelic establishment in partnership, इसको हटाओ, in partnership with, इसको भी हटाओ, the powerful mercantile group। इंडस्ट्रियल और मर्केंटाइल तो बात एक है, तो रेपिटेशन क्यों कर रहे हो? राइटर ने किया रेपिटेशन, आप मत करो, बस खत्म। ऑफ दैट पीरियड हटा लो, थॉरली प्रेडिटरी टर्म्स हटा दो। ओके, तो क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो, बेटर रहेगा। अब हम आ रहे हैं, फाइन। अभी जो भी चैट में क्वेश्चंस है वो सबके मैं आंसर्स करूंगी। अभी आप यहाँ पे देखिए, वरना मैं आई लूज द थ्रेड ऑफ दिस टॉक्स। आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड क्वेश्चन। तो आपको समझ, सबसे पहले एक्यूरेट आंसर होना चाहिए, आंसर व्हाट इज आस्क्ड, ये वरना द वेरी पर्पस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन गेट्स डिफीटेड ना। अगर आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसी का आंसर नहीं कर रहे तो क्वेश्चन पूछने का पर्पस ही क्या है? ब्ला 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 बोलते रहो फिर तो, राइट। दूसरा, क्वेश्चन के लाइन से शुरू करना। ओके, अब नेक्स्ट है, पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है? आप जो भी आंसर करोगे ना, आप यू हैव टू कीप योरसेल्फ विद इन द पर्व्यू ऑफ द पैसेज, मतलब पैसेज के विद इन रहकर, पैसेज के बियॉन्ड नहीं जाओगे और क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं जाओगे। अपने व्यूज, अपने एक्सप्रेशन, अपने इमेजिनेशन, ये सब कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओके, आपका जो ओपिनियन होगा, यू अलाइन योर ओपिनियन विद दैट ऑफ राइटर्स। समझे? मतलब राइटर का जो ओपिनियन है ना, उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन को अलाइन कर लो। मतलब जो राइटर कह रहा है, दिन को रात बोल रहा है, तो यू आल्सो से दिन को रात। राइटर बोला रात को दिन, तो यू आल्सो से रात को दिन।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग ऐसा करते हो ना तो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैम सपोज क्वेश्चन में पूछा जाए डू यू अग्री विद दिस फैक्ट, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है डू यू अग्री विद दिस फैक्ट, यू राइट द आंसर यस आई अग्री विद द फैक्ट इफ राइटर इज अग्रीज विद द पर्टिकुलर फैक्ट। अगर राइटर अग्री कर रहा है तो यू ऑल्सो अग्री, इफ राइटर डजंट अग्री यू ऑल्सो डोंट अग्री। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ओके, कीप योर ओपिनियन, कीप योर व्यूज, आई मीन at your side. No, do not project it in your answer script. मतलब आंसर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे में यू कैन डू, मगर इसमें नहीं। फाइन। एक क्वेश्चन था, एक सेकेंड रुकिएगा। एक स्टूडेंट था, मैंने एक पैसेज दिया था, उस पैसेज में राइटर बोल रहा था कि इतने सारे स्लॉटर हाउसेस बन गए हैं, और उसमें ना एनिमल किलिंग के बारे में बात कर रहा था कि एनिमल्स have got soul, they also feel pain, so we should turn towards vegetarian, ऐसे करके वो पूरा पैसेज was that। अब क्वेश्चन था कि do you agree with the writer नहीं, do you agree with the passage that we should shift towards vegetarian food, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। तो उस स्टूडेंट ने आंसर किया I do not agree, because if we do not eat chicken, the population of chicken will grow. Okay? स्टूडेंट्स देखिए, जब उसने ये आंसर किया ना तो मैंने उससे पूछा आप नॉन वेजिटेरियन हो ना, तो बोला हाँ। तो मैंने कहा प्लीज एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आप, उसने बताया नहीं कि वो नॉन वेजिटेरियन, बट आई गॉट टू नो, मुझे तो पता चल गया ना। तो एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में यू शुड नॉट रिवील डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अबाउट about your caste, about your religion, about your region, to which state you belong, what is your surname, कुछ भी रिवील नहीं करना है। अगर आप अपना ओपिनियन देते हो तो आप अपना प्रेजुडिस, अपना बायसनेस आप रिवील कर दिए, जो आपको नहीं करना है। ओके, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, वो लोग इंडियन होते हैं, वो लोग बंगाली, हिंदू, मुस्लिम नहीं होते हैं, इंडियन होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपना नेशनैलिटी रिवील करो, मगर अपना कास्ट, अपना रीजन, अपना प्रेजुडिस, आपका जो पार्टी प्रेफरेंस है, पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस है, यूपीएससी में तो खासकर ये बहुत जरूरी होता है, पार्टी प्रेफरेंस कभी भी मत बताओ। अंडरस्टूड? इसीलिए रेजोनेट योर ओपिनियन विद दैट ऑफ राइटर्स, अपना ओपिनियन नहीं देना है। अंडरस्टूड? चाहे वो आपसे आपका ओपिनियन पूछे ही क्यों, आपको नहीं देना है। अच्छा, अब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, वरना देखो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर आंसर एक्यूरेट कैसे दे पाओगे, ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि दो आंसर डिमांड करता है। ओके, ये ज्यादातर यूपीएससी में ना ट्रिकी क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, मगर आप लोगों का मैंने देखा इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी का ही है। व्हाट आर द What are the advantages recognized in the internal assessment and objective test respectively? अब ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको दो क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट का क्वेश्चन का आंसर करके आगे बढ़ गए, या एक ही में आंसर कर दिए, सेपरेट नहीं किए। अगर एक ही क्वेश्चन का दो पार्ट है तो आंसर सेपरेटली बाय चेंजिंग द पैराग्राफ बेटर रहेगा, तो एग्जामिनर का एफर्ट कम हो जाएगा ना। he doesn't have to then waste his time or energy in locating अरे सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर कहाँ है। हालांकि वो इतना करेगा नहीं, उसको नहीं दिखेगा तो आगे बढ़ जाएगा, assuming that you haven't written the second part of the answer. ओके, तो अगर आप लोगों को लगता है कि एक क्वेश्चन के दो पार्ट है तो आप राइट द आंसर सेपरेटली बाय चेंजिंग द पैराग्राफ। अंडरस्टूड? प्रिफरेबली इन 2 पैराग्राफ्स। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, what does the author mean when he says that the power of state is absolute subject to certain restrictions? इसमें भी दो questions हैं। when he says that the power of state is absolute, ये question यानी कैसे absolute है स्टेट पावर ये बताना है, और कैसे रेस्ट्रिक्टेड है स्टेट पावर ये बताना है। दो अलग अलग है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग आंसर करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर आप लोगों का ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं है, हो सकता है पूछा जाए, क्या पता। अच्छा, अब देखो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड योगा। अब देखो इसमें इम्प्लीकेशंस में एस लिखा है, इसका मतलब दो इम्प्लीकेशन बोलना पड़ेगा।
अब बच्चे क्या करते हैं, ये आंसर स्कैटर्ड था पैसेज में, एक फर्स्ट पैराग्राफ में था पैसेज का और एक सेकंड पैराग्राफ में था। बच्चे ने इम्प्लीकेशंस नहीं देखा, इस एस को नहीं देखा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक इम्प्लीकेशन था जो डायरेक्ट बता रहा था कि ये इम्प्लीकेशन है, बच्चे ने वो लिख दिया, मगर सेकंड पैराग्राफ वाला इम्प्लीकेशन नहीं लिखा। ओके, तो आपको ये भी देख लेना भाई प्लूरल है कि सिंगुलर है। व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट आर द बेनिफिट्स, देखो अलग अलग है ना। बेनिफिट्स है तो यू हैव टू राइट मोर देन वन बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट है तो यू हैव टू राइट वन बेनिफिट ओनली। ओके, स्कैटर्ड आंसर्स होते हैं और फाइन। ओके, अब लेंथ ऑफ द आंसर, ये सबसे बड़ा मिथ क्या है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, वो बहुत ज्यादा मार्क्स वेटेज है तो हमें थोड़ा बड़ा आंसर लिखना चाहिए। तो ऐसे में मैं एक ही जो इस तरह से बोलता है उनसे मेरा यही प्रश्न है कि आप लोगों को अगर लगता है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो लंबा आंसर लिखना है, तो पूरा का पूरा 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, इसका मतलब सबका लेंथ ऑफ द आंसर सेम होगा क्योंकि मार्क्स वेटेज सेम है। If marks weighted decide what should be the length of the answer, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर के लेंथ सेम होने चाहिए। क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? नो। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर में मार्क्स वेटेज नहीं देखना है स्टूडेंट्स। आपको क्या देखना है? आपको देखना है क्वेश्चन, आपको स्पेस भी नहीं देखना है। वो आधा पेज का स्पेस दिया है, पूरा भरो। छोटे बच्चों है क्या आप लोग? नहीं ना, मैच्योर हो जाओ, स्पेस नहीं भरना है। कहीं पर इंस्ट्रक्शन में लिखा है यू हैव टू फिल ऑल द स्पेस, नो, नहीं लिखा है। ओके, तो यू जस्ट सी द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड वॉट एवर द क्वेश्चन डिमांड्स यू राइट। इफ क्वेश्चन डिमांड्स 1 line आंसर्स, गिव 1 line आंसर। इफ क्वेश्चन डिमांड 5 line आंसर, गिव 5 line आंसर। व्हाट इज बिग डील? ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर लिखो। लाइंस में से अभी इसी ग्रुप में, जनरल जो ग्रुप था उसमें पूछा गया क्या हम पैसे से लाइंस को लिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो स्टूडेंट्स, मगर जब लिफ्ट करते हो ना तो आप लोगों को, बोलते हैं ना नक्कल में भी अक्कल चाहिए, तो उस समय जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, डेकोरेटिव वर्ड्स है, उनको हटा दो और एंटायर लाइन जो लिफ्टेड लाइन है उसको आप सिंप्लीफाई कर दो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, what happens when the question of redefining the boundaries of linguistic states crops up for consideration? तो मैंने क्वेश्चन लाइन से शुरू किया है ताकि आंसर शुरू होने के पहले ही लग जाए कि आंसर शुरू हो गया है। When the question of redefining the boundaries of linguistic states crops for consideration, every linguistic group on border area gets into conflict with one another for having their own mother tongue as official language in the particular region. यानी जैसे तमिलनाडु कर्नाटका तो बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया में कन्नड़ चलेगा कि तमिल चलेगा, तो ये कन्फ्लिक्ट हो जाता है कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। अब पैसेज में लाइन क्या दिया है, ये तो मेरा लाइन है, मगर पैसेज में क्या लाइन दिया? When the question of redefining the boundaries of linguistic states comes up for consideration, one find worse tensions and conflicts. So मैंने क्या किया, अरे conflict और worse tension बात एक ही है ना, हटाओ worse tensions को। In the border area where each or two more language group, तो मैंने each of two or more इतना बड़ा सारा हटा दिया। मैंने लिखा every linguistic group on border area। ओके, जो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप है बॉर्डर एरिया में वो एजिटेट फॉर द इंक्लूजन, इतना नहीं लिखा। एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑन बॉर्डर एरिया गेट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। ओके, इंक्लूजन क्या कि हमारा लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। एरिया ऑफ इट्स डोमिसाइल इन द स्टेट वेयर इट्स ओन मदर टंग वुड बी द, अरे हटाओ यार, एरिया डोमिसाइल स्टेट ये सब हटा दो। मदर टंग वुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज, having their own mother tongue as official language in the particular region। बस, तो इसको कहते हैं नकल में अक्ल। अगर आप लोग अगर आप लोग आंसर्स देखोगे ना आरसी का, आप देखना मैंने लाइंस उठाई है, मैंने पैसेज से ही लाइंस उठाई है ताकि आप लोग भी सीखो लाइंस को लिफ्ट करना। क्योंकि जब हम लोग खुद से लिखना शुरू करते हैं ना अपने वर्ड्स में, तो एक बहुत बड़ा रिस्क क्या होता है
कि हम राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट ना चले जाए, हम क्वेश्चन से डेविएट ना हो जाए, ये थोड़ा रिस्क होता है। तो बेटर यू लिफ्ट द लाइन, मगर लिफ्टेड लाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। जैसे मैं इसका बताती हूँ, ये देखिए, न्यूटन बॉयल मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द न्यू साइंस was sold to एंजेलिकल establishment। अब इसको, इसमें क्या क्या वो हटा सकता था, देखिए क्या क्या हटा सकता था। क्वेश्चन है, हाउ डिड द मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द न्यू साइंस बिकेम ऑफिशियल। मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द न्यू साइंस बिकम ऑफिशियल व्हेन ये सारा हटाओ। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका मेटाफिजिकल, किसका नहीं पूछ रहा है ना, मगर इसने जबरदस्ती लिख दिया न्यूटन्स एंड बॉयल्स। अरे जब पूछ ही नहीं रहा है तो हम क्यों लिखे। अच्छा है ना, हमारा एफर्ट्स कम हो गया है, मगर इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, जबकि क्वेश्चन में नहीं है किसका मेटाफिजिकल। ओके, तो ये सारा हट जाएगा, इसको हटाओ। इट वॉज, क्वेश्चन से शुरू करोगे, मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द न्यू साइंस बिकेम ऑफिशियल व्हेन इट वाज सोल्ड टू एंजेलिकल एस्टैब्लिशमेंट, एंड हटाओ। ये सब सारा उसने उठाया है, पैसेज से उठाया है। इन पार्टनरशिप विद दैट एस्टैब्लिशमेंट, दैट एस्टैब्लिशमेंट कौन सा हो गया, कुछ पता चल रहा है, दैट एस्टैब्लिशमेंट हटाओ इसको। टू द पावरफुल, हाँ, इन पार्टनरशिप द विद द पावरफुल मर्केंटाइल। अब मर्केंटाइल का मतलब इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट, इसको भी हटा दो। इन ऑफ दैट पीरियड को हटा दो, इन हटा दो, थॉरली हटा दो, प्रीडेटरी हटा दो, टर्म्स हटा दो। फिर लास्ट में इसने इन दिस वे, कौन लास्ट देखता है, शुरुआत से देखते हैं ना, लास्ट तक आते आते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हटाओ, खत्म, ये रहा आंसर। बस। अब जैसे ये वाला देखना, क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेचर रिकंसीव्ड एज। द नेचर, देखो इसने ना वर्ब मिस कर दिया, व्हाट वाज है ना, यस ने वाज मिस कर दिया। द नेचर वाज रिकंसीव्ड एज, अब देखना, इसने ये सारा इसने पैसेज से लिफ्ट किया, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग, समथिंग क्या है पता नहीं, इनटू द काइंड ऑफ थिंग, ये क्या है पता नहीं, दैट इज डेफिनेटली अवेलेबल, पता नहीं। तो सिंपल, द नेचर वाज रिकंसीव्ड एज समथिंग, नो, nature is reconceived as something that is available for our economic gain. Nature was reconceived as something, इसको हटाओ, kind of thing, ये सब, that is available, something लिखो, that is available for economic gain by process of extraction। फिर extraction, by process of extraction, फिर से process लिख दिया, गलत हो गया ना। extraction such as mining, deforestation, plantation, agriculture, that we call agriculture। अब ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको कहते हैं नक्कल में अक्कल। ठीक है, तो आराम से पैसेज का लाइन लिफ्ट करिए स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस, ये इंग्लिश का पेपर है, ओके, तो शॉर्ट में कुछ मत जाइए। कहने का मतलब, बहुत सारे स्टूडेंट जीओवीटी लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ईटीसी लिखते हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, आपने बड़ा ईटीसी यूज किया है, क्या रीजन है। मैम बहुत सारा होता है ना, तो फिर इतना तो हम लोग कुछ लिख नहीं सकते ना, दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है, तो इसीलिए ईटीसी लिख देते हैं। तो मैंने कहा कभी कभी ईटीसी तब भी लिखते हैं जब दिमाग में कुछ नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बात है। तो उसने कहा यस, ईटीसी लिखना ही नहीं है, चाहे दिमाग में बहुत कुछ हो चाहे दिमाग में कुछ नहीं हो, आप लिखोगे ही नहीं ईटीसी। गवर्नमेंट, ये स्पेलिंग नहीं होती है गवर्नमेंट की, आप शॉर्ट में लिखो, एग्जामिनर भी सब कुछ शॉर्ट कर देगा, मार्क्स को एकदम शॉर्ट कर देगा, ये है गवर्नमेंट। ओके, अच्छा, अब कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। अब क्वेश्चन था, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। बेनिफिट्स यानी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसको देखिए कैसे लिखा है। द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा आर एज फॉलोज, कोलोन, पॉइंट वाइज। कितने, अगर सोचिए ना, इतने क्लियरली, इतने क्लैरिटी के साथ लिखेंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। पता है, मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर का साइकोलॉजी कैसा होता है, जब हम ऐसा आंसर स्क्रिप्ट चेक करते हैं जिसमें हमको एफर्ट ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ओह कितने फ्लो में लिखा है, वो सब कुछ नजर आ रहा है, वेरी नाइस। अरे ऐसे ही एक दो मार्क्स ऐसे ही और दे दो, नो, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी तो दिल है ना भाई, वो मैनुअली इवेलुएट कर रहा है, मगर हिज इमोशंस आर आल्सो वर्किंग। आप समझे, वो इरिटेट भी हो रहा है, वो खुश भी हो रहा है आपके आंसर सिर्फ को पढ़ के। फाइन, कंप्लीट सेंटेंस लिखो। और मैं बताती स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं इसको। द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा एज फॉलो, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन्स, रिंकल हार्मोन्स। फाइन, अब क्या लिखते हैं हम स्टूडेंट्स, रेड्यूस, मतलब इट हटा देंगे, एस भी हटा दो, रेड्यूस स्ट्रेस हार्मोन, रिंकल हार्मोन, ठीक है। लूजन अप, तो लूजन अप, इट नहीं लिखेंगे। और आपको पता है, ये जो पैसेज था, ये जिससे क्वेश्चन दिया गया है, उस पैसेज का थर्ड पैराग्राफ में
इतना हेल्थ बेनिफिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेल्थ बेनिफिट्स, और इतना क्लियरली मेंशन है, और मतलब कि इस तरह से है, पॉइंट वाइज नहीं है ऐसे, ओके, पैरावाइज है, फाइन, मगर पूरा 9 बेनिफिट्स लिखा है। आपको पता है स्टूडेंट्स कितने आलसी होते हैं, सिर्फ 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, बस 5 से ज्यादा नहीं लिखते हैं। तो मैं पूछती हूँ, आपको दिखा नहीं? मैम दिखा था, मगर क्योंकि वो बहुत क्लियर और एकदम सिंपल लैंग्वेज में था, तो मेरा पूछना बनता है ना, जहां पे आपको यूपीएससी में 4 आउट ऑफ 4 होता है मार्क्स, तो जहां पे आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल सकता है, वहां पे यू लेज्ड अराउंड, आपने आलस कर दिया और 9 की जगह 5 लिख दिया, जो कि अच्छे से नजर आ रहा है। जस्ट ठीक है, चलता टाइप का एटीट्यूड जो होता है ना, नहीं, मत करना है ऐसा। और जहां पे आपको लगता है कि क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, तो राइट पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज लिख दो। और पॉइंट वाइज में क्लैरिटी बहुत अच्छे से आती है, दिखती है। ओके, अच्छा, अब टेंस ऑफ द आंसर, जो क्वेश्चन का टेंस है ना, वो ही आंसर का टेंस रखोगे। क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में लिखोगे। फाइन, ये चीज याद रखना। जैसे व्हाट आर द सिटीजन सपोज टू डू व्हेन देयर गवर्नमेंट आस्क्स देम टू पार्टिसिपेट इन वॉर, तो व्हाट आर, तो citizens are. What are the citizens? The citizens are supposed to participate in the war when the government asks them to do so. Okay? What does the garbage on Mount Everest consist of? तो does को हटाना पड़ेगा हमें, ये verb है एक्चुअली में, तो the garbage on Mount Everest consist s लगेगा of human waste। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी 4 आउट ऑफ 4 मिलता, यूपीएससी का है, 4 आउट ऑफ 4 मिलता, मगर नहीं, लिखना ही नहीं है। टोटल 5 है स्टूडेंट्स, देखिए 3 4 और ये 5, बच्चे 3 लिख कर छोड़ देते हैं। 5, मतलब आप सोचिए ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन था, whom गांधी जी कंसिडर्ड एज मास्टर, बस इतना सा क्वेश्चन, whom गांधी जी कंसिडर्ड एज मास्टर, तो आंसर में था रस्किन, थॉरियो, कारपेंटर, टॉल्स्टॉय। गांधी जी कंसिडर्ड रस्किन, थॉरियो, कारपेंटर, टॉल्स्टॉय एज हिज मास्टर्स, 4 आउट ऑफ 4। सोचिए, मगर ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि आपको फुल आउट ऑफ 4 मिल सकता है, तो उसमें तो ज्यादा एफर्ट लगाओ भाई, मगर नहीं, इस एफर्ट ही नहीं लगाना है, 3 लिख के छोड़ दिया। एनीवेज, तो डज है तो ये प्रेजेंट में, तो आप प्रेजेंट में ही करोगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, यूसेज ऑफ प्रोनाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और एसे है, एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आप कभी भी आई एंड यू मेंशन नहीं करोगे। आई का मतलब आप, पूरे आंसर स्क्रिप्ट में आप कहाँ से आ गए, आप, आपको नहीं आना चाहिए। और यू का मतलब एग्जामिनर, पूरे आंसर स्क्रिप्ट में यू कहाँ से आ गया, मतलब एग्जामिनर कहाँ से आ गया, मतलब आप, मैंने इसमें ऋतिक है, ऋतिक का आंसर मैंने चेक किया था, तो ऋतिक अपने एस्से में, जो फ्री इनिशिएटिव ग्रुप है उसमें उसने दिया था, एस्से में ज्यादातर ये लिखता था लेटस एनालाइज दिस, लेटस डिस्कस दिस। तो अगर लेटस बोल रहे हैं तो लेटस का मतलब क्या हुआ, लेट अस। इसमें अस कौन हुआ, देखिए 3 ही लोग हैं, एक आप हो, एक एग्जामिनर है, और एक आपका आंसर स्क्रिप्ट है। इन 3 के अलावा तो कोई है नहीं। फाइन, अगर आप लेटस बोल रहे हो, इसका मतलब आप भी डिस्कस करोगे और एग्जामिनर भी डिस्कस करेगा। तो एग्जामिनर क्यों डिस्कस करेगा, उसका काम डिस्कस करना है क्या, उसका काम तो इवैल्यूएशन करने का है, वो क्यों डिस्कस करेगा। सो नेवर, ऐसे लिखते वक्त जब हम बात करेंगे, लेटस वेटस मत लिखा करो। ओके, फिर एक और तरीका होता है, अभी मैं थोड़ा ऐसे में आ गई हूँ, एक और तरीका क्या होता है, एक ऐसे कैसे लिखते हैं, आफ्टर डिस्कसिंग दिस कॉजेस, नाउ आई विल move on to I'll move on to discussing something. I, अगर हम आई लिखते हैं, पता है इसका क्या मतलब है, हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ओके, जैसे हम अपने आप को इंट्रो भी देते हैं ना, तो कभी बोलते हैं ना इस तरह से, माई सेल्फ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आई बोल सकते हैं, मगर आई से भी बेटर क्या है, दिस इज रश्मि अग्रवाल, दिस इज बहुत अच्छा है। आई होता है ना अहम, जब देखो आप लोग आई मी माइन के बारे में बात करती हो, अहम वाली बात आ जाती है। तो इसीलिए ना ये एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में, चाहे वो प्रेसी हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे एसे हो, इसमें आई यू मेंशन नहीं करोगे। वी मेंशन कर सकते हो जब एज अ जनरल
मास के बारे में आप बात कर रहे हो तो वी मेंशन कर सकते हो। अच्छा, सपोज कभी कभी प्रेसी, अभी मैं प्रेसी में मुझे आ गया, प्रेसी में पैसेज में कभी कभी ना राइटर अपने आप को एड्रेस करता है एज आई। तो जब आप प्रेसी लिखोगे तो उस आई को द राइटर कर दोगे, आई नहीं रखोगे। वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आई आपको दिखता है तो आई का मतलब राइटर हो गया, तो राइटर की, तो राइटर ही लिख दोगे। ओके। ग्रामर, ये ईटीसी, विज, गवर्नमेंट, ये सब नहीं लिखोगे। ग्रामेटिकल एरर्स मिनिमम रखना, फुल स्टॉप, कॉमा जहां देना वहां दो। लंबे लंबे सेंटेंसेस मत फ्रेम करो। मेरे पास जब भी लंबे सेंटेंसेस आते हैं तो आई कांट ब्रीद, मैं सच कह रही हूँ। मुझे पूरा वो लंबा सेंटेंस पढ़ती हूँ, समझ नहीं आता है, फिर मैं सोचती हूँ भाई फुल स्टॉप कहाँ पुट कर सकते हैं ताकि ये छोटा सेंटेंस फ्रेम हो जाए। ओके, मत फ्रेम करना लंबा सेंटेंस। कैपिटल लेटर यार ये तो किसी सवाल ही रहेगा भाई। सॉरी, और बार आगे सारी सवाल सही है। अरे भाई म्यूट कर लो। हम्म, कैपिटल लेटर की मिस्टेक मत करना, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर होता है। अपना सेंटेंस को शॉर्ट रखना। लॉन्ग सेंटेंसेस वेग होते हैं और मीनिंगलेस होते हैं, इसलिए स्मॉल सेंटेंस फ्रेम करोगे अच्छा रहेगा। लॉन्ग सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो बात बात पे कॉमा देना पड़ता है, जब कॉमा दे ही रहे हो तो फुल स्टॉप दे दो। फिर कंजंक्शन देना पड़ता है, कंजंक्शन या यूसेज गलत हुआ तो सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं आई। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है। अब मैं आप लोगों का जो ये थ्योरी पार्ट था, अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लेती हूँ, क्या क्या आप लोगों ने पूछा है। ओके, सबसे पहले महिपाल ने पूछा है कि अगर इंडिविजुअल का ओपिनियन पूछा जाए तो किसी क्वेश्चन में, तो आंसर की टोन राइटर की सपोर्ट रखनी है या अपोजिंग है? राइटर के सपोर्ट में। ओके, आप राइटर के अगेंस्ट मत जाना, आप पैसेज के अगेंस्ट मत जाना, ठीक है। पुनीत ने पूछा है डू वी नीड टू मेमोराइज क्वेश्चन एज वेल एज बिफोर स्किमिंग? स्किमिंग व्हाट? स्किमिंग पैसेज? देखो, क्वेश्चन को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपके साथ ही तो है, इट इज हैंडी, वाई टू मेमोराइज। हाँ, अगर थोड़ा सा उस क्वेश्चन का कीवर्ड आपको अगर याद है तो जब आप फर्स्ट टाइम पैसेज पढ़ोगे तो वो कीवर्ड आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे वाइटैलिटी, हर्डल, यूनिकनेस, तो ये कीवर्ड है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, वहां पे अंडरलाइन कर दोगे तो सेकेंड विजिट में पैसेज के आपको तुरंत आंसर लोकेट अप कर पाओगे। ओके। श्रुति ने पूछा है मैम अगर आंसर स्कैटर्ड हो अलग अलग पैरा में तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर करना है, एक्सप्लेनेशन बढ़ जाता है तो इसमें 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना लिखें, वर्ड लिमिट। अच्छा, देखिए सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी लिखा हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रेसी में तो होता है वर्ड लिमिट, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी बोलता है आंसर दिस इन 40 वर्ड 50 वर्ड्स? कभी लिखा नहीं, नहीं लिखा रहता है, ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि भाई ये स्पेस को पूरा करो, ये भी इंस्ट्रक्शन नहीं। क्या क्वेश्चन दिया रहता है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैं हूं आपके, ये 2018 का आपका पेपर है जेसीए का, फाइन। ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इंस्ट्रक्शन देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज वेरी केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन इन द लास्ट। कुछ इंस्ट्रक्शन है, इतने वर्ड्स में लिखना है या इतने पूरा स्पेस फिल करना है, कोई इंस्ट्रक्शन है? क्या लिखा है? आंसर द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को आंसर करना है, यही लिखा हुआ है। छोटे बच्चे हैं ना, उसके जैसे आंसर मत करना, जो पूछ रहा है बस वही आंसर करो, बी मैच्योर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, तो सबका लेंथ ऑफ द आंसर सेम रखें? नहीं। ओके, अब इसमें फाइंड आउट द वर्ड विच मीन सेम एज अंडर, तो इनफाइनाइट, एसेंशियल, रिबेलियन, रिसरेक्शन, इंपेरेटिव। अब सोचिए अगर हम सबका एक एक वर्ड में आंसर करें तो ये सिर्फ 5 ही वर्ड्स होगा, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन में 5 वर्ड्स, जबकि हमें तो ज्यादा ज्यादा वर्ड्स लिखना चाहिए ना, क्योंकि 5 मार्क्स का है। थोड़ा लॉजिक। ओके, तो स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्पिटिशन में कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है, कोई स्पेस फिल करने का मकसद नहीं होता है, एक ही मकसद होता है एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में, आंसर द क्वेश्चन, फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अच्छा अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, राइट इन ओन वर्ड्स एज टू व्हाट गांधी जी मेंट बाय सेल्फ सफिशिएंसी, सभी कोई पढ़ेंगे। व्हाट वाज द ड्रॉबैक विद इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया ले इन विलेजेस, व्हाई हैंडीक्राफ्ट्स वर इंपॉर्टेंट फॉर रिवाइवल ऑफ विलेजेस। फिर ये क्वेश्चन छोड़ दो,
ये 4 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि ये पैसेज किसके बारे में है। चलिए मैं ऋतिक से शुरू करती हूँ। यस मैम। ऋतिक मुझे बताइए कि ये पूरा पैसेज में, सॉरी, पूरे क्वेश्चंस में आपको क्या लग रहा है कि ये पैसेज किसके बारे में होगी, किसके बारे में बात कर रहे हैं पैसेज। मैम गांधी जी के बिलीफ के बारे में बात हो रही है, जो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के बारे में बात हो रही है, और इंडियन विलेजेस के बारे में। नहीं, ऐसे नहीं, आपको एक वर्ड में बात करनी है। मैं तो आप तो पूरा क्वेश्चन ही बोल दिए ना मुझे। पता, सुनो, जब हम पैसेज पढ़ते हैं ना तो पैसेज का टॉपिक भी तो होता है ना, राइट। तो आपको क्या लगता है कि पैसेज का टॉपिक क्या होगा। सेल्फ सफिशिएंसी। ओके, चलिए सेल्फ सफिशिएंसी होगा, मगर किसका सेल्फ सफिशिएंसी। इंडियन विलेजेस। वेरी नाइस, नाउ दिस इज द टॉपिक, दिस इज द टॉपिक। कैसे विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, तो कनेक्ट करना आना चाहिए ना। देखिए, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन विलेजेस पर है और साथ में इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के बारे में बता रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज कहाँ पर है, सिटीज में है। यस। और सेल्फ सफिशिएंट किसके बारे में आता है, विलेजेस के बारे में। ये मैं बोल रही हूँ। अब सोचिए, क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन जब पढ़ोगे थोड़ा सा एनालिसिस भी करना है। अब सोचिए, पहले से ही आपको पता है पूरा पैसेज, और ये पैसेज देखिए कितना बड़ा है यार, 549 वर्ड्स का पैसेज, आसान है। पढ़ते रहो पागल की तरह। और एग्जाम में ऐसे ही हम लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बहुत नर्वस होते हैं, हम सोचते हैं हम अपने आप को काम रखें, मगर बहुत नर्वस होते हैं। और उस नर्वसनेस में आपको इतने सारे पैसेज पढ़ना, ऊपर से सोचिए टाइम क्रंच होता है, प्रेशर इतना होता है, right? तो बहुत सही रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। अब नेक्स्ट है ये वाला 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें इसको हटा दो। ओके, अच्छा, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछ, सबसे पहले आप लोग पैसेज क्वेश्चंस पढ़ लो स्टूडेंट्स। What does music signify in the context of Indian subcontinent? Write a short note on the role of music in the lives of the people of India. What are the major differences between Western music and Indian music? Comment on the problems involved in tracing the history of Indian music through literary sources. चलिए, अब हम, आप लोग ने पढ़ लिया होगा। अब मैं जिनको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी तो अनम्यूट करेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो ऐसे आप बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ये नाम, कुंवरमणि पाल, ठीक है। यस मैम। ओके, आप अपना नाम बताइए। कुंवर मणिपाल। कुंवर मणिपाल, ओके, यस मैम। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे ये पूरा पैसेज किसके बारे में, अगर हम बोलेंगे पैसेज का टॉपिक बताओ तो कौन सा होगा। मैम कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा होगा वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक का। नहीं, मुझे ये नहीं सुनना, मुझे आप बताओ पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। मैम जो म्यूजिक है उसके बारे में है करेक्ट, मेन। कौन सा म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक। एक इंडियन और वेस्टर्न। ज्यादातर देखिए इंडियन म्यूजिक की इंडियन के बात, बारे में ज्यादातर। देखिए, हाँ, म्यूजिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, म्यूजिक इंडिया, यस मैम। फाइन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन, तो इंडियन म्यूजिक के बारे में बात हो रही है। अब इस 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ गया है वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, मगर इंडियन म्यूजिक फिर से यहाँ पर आ गया, तो बेसिकली एम्फेसिस किस पे, इंडियन म्यूजिक के बारे में है ना। अब देखो, इंडियन म्यूजिक के बारे में क्या है, एक तो कंपैरिजन पूछ लिया, हिस्ट्री पूछ लिया, ठीक है, और रोल ऑफ म्यूजिक क्या है। तो जैसे अभी किसी ने पूछा था कि मैम हमें पूरा मेमोराइज करना पड़ेगा क्वेश्चन, नहीं, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अब सोचो, अच्छा, एक क्वेश्चन हिस्ट्री पर था, वी नो द टॉपिक ऑफ द पैसेज, एक क्वेश्चन हिस्ट्री पे था, एक क्वेश्चन कंपैरिजन पे था, एक क्वेश्चन रोल ऑफ म्यूजिक पे था।
और म्यूजिक क्या सिंग, अगर 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी आपको अगर उसका कीवर्ड याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप पैसेज पढ़ोगे, देखो कितना बड़ा पैसेज है, सोचिए 555 वर्ड्स का पैसेज है। अजीब बात मुझे लगती है जेसीए का कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड्स बताते हैं मगर प्रेसी में वर्ड्स नहीं बताते हैं। प्रेसी में सीधे इंस्ट्रक्शन में दे देते हैं कि भाई 140 वर्ड्स में लिखना है, कितने वर्ड्स का ये नहीं बताते हैं ये लोग। एनीवेज, ठीक है, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या करना है, अब मैं आप लोगों को टास्क असाइन करूंगी। अभी 12:40 हो रहे हैं, आप समझ जाओ कि 1 ही बज रहा है, ठीक है। आपको पेज नंबर मेरे ख्याल से 41 है, ठीक है, 40 पेज है, 40। आपको ये रहा 40 पेज है। इसमें ये जो पैसेज 1 है, ये आप लोगों को, मैंने भी उतना ही बड़ा पैसेज दिया है क्योंकि आप लोगों में भी उतना ही बड़ा पैसेज आता है। आप लोगों को ये सॉल्व करना है, ठीक है। और टास्क ग्रुप में नहीं देना है, टास्क ग्रुप में मैं असाइन कर दूंगी टास्क, आपको ये फीडबैक ग्रुप में देना है। और प्रॉपर अच्छे से फोटो खींचोगे, क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, पीडीएफ में अपना नाम दोगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, वैसे नाम दोगे। शीट के अंदर भी आपका नाम होना चाहिए। सुंदर राइटिंग में लिखो, अगर सुंदर राइटिंग में लिखते हो तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होती है पढ़ने में। गंदे से राइटिंग में लिखोगे तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। तो अच्छे से लिखना, बहुत क्लियरली लिखना, नीट एंड टाइडी वर्क होना चाहिए। ओके, एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। टाइम लिमिट क्या रखे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का? तो देखिए, कोशिश करिए 20 मिनट्स में खत्म हो जाए, वरना 35 मिनट मैक्सिमम। और अभी देखो, अभी श्रुति आप सीख रहे हो, तो सीख रहे हो तो अभी टाइम टाइम का भी मत रखो। अभी आप करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करो। जब 2-3 पैसेजेस आप प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आप अपने आप को टाइम में बांध दो। अभी टाइम में मत बांधो, अभी तो सीखो ना कैसे लिखना चाहिए। पैसेज के डिफिकल्ट क्वेश्चन का ड्राफ्ट करना चाहिए, जरूरत नहीं है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या ड्राफ्ट करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू हैव गॉट द पैसेज, यू जस्ट अंडरलाइन द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। आरसी को कब तक सबमिट करना है? आरसी को सबमिट करना है बाय 3 PM। वो मैं टास्क में, टास्क, और स्टूडेंट्स प्लीज टास्क ग्रुप में आप देखिएगा, बार बार मुझे पर्सनल मैसेज करके मत बताइए कब असाइन करना है, ये करना सब कुछ। अच्छा, सिनोनिम एंटोनिम लास्ट में होता है, ओके चलिए, अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। एक्चुअली यूपीएससी में सिनोनिम एंटोनिम नहीं आते हैं ना, चलिए ये वाला अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। चलिए सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं। अब इसमें लिखा है राइट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा, ठीक है। तो अबव स्टैंजा में आप देखेंगे ये अंडरलाइन वर्ड है, जैसे ग्रीड है, सिंपल है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग एकदम नीटली लिखोगे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, जैसे ये बुलेट दे देना, नंबरिंग मत करना क्योंकि नंबरिंग ऑलरेडी रहती है, बुलेट देना, ग्रीड, फिर ऐसे, ठीक है, सिंपल। अब स्टूडेंट्स आप लोग को अगर इसका एंटोनिम नहीं आता है, और कौन सा है, सिंपल, ग्रीड, इतना इतना फेंट अंडरलाइन किया है ना कि ना आंखों को ही प्रॉब्लम हो जाए। फिर डेवलपमेंट, ना कैपिटल दो, डेवलपमेंट, ऐसे करके, ओके, और फिर यहाँ पे आप एंटोनिम दोगे। अब सपोज आप लोगों को एंटोनिम नहीं आ रहा है तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता है ना। आप मतलब कहीं से आपको अगर वर्ड पार नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। मगर अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स सेम एज अंडर, ये वाला जो है ना, अगर आपको नहीं भी आता ना तब भी यू कैन मेक आउट, आप लोग को पता चल जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे इनफाइनाइट बोल रहा पैरा 1 में ही है, ठीक है। तो पैरा 1 में मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो इनफाइनाइट से सिमिलर हो। फाइंड आउट द वर्ड्स विच मीन्स सेम एज अंडर, तो इसका मतलब इनफाइनाइट का सिमिलर आपको पैरा 1 में कहां पर मिलेगा, ये रहा। तो सिर्फ इसमें आपको इनफाइनाइट ढूंढना है। तो जब आप सेंटेंस पढ़ते हो ना तो आपको पता चल जाएगा ये वर्ड थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी आइडियल अबाउट सेल्फ, सभी कोई पढ़ेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी एंड हैंडीक्राफ्ट्स।
were directly related to his views on industries and industrial society. Gandhiji believed that industrial societies are based on endless production of commodities. तो endless production of commodities का मतलब क्या होता है? कोई भी बताएंगे? यानी commodities का जो ना प्रोडक्शन होता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, ओके, उसको एंडलेस कहते हैं. तो ये इनफाइनाइट का मतलब और एंडलेस का मतलब सेम होता है. तो देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग, इनफाइनाइट बहुत इजी है, एसेंशियल इजी है, ठीक है. हो सकता है ये वर्ड थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगे, ठीक है. अब इसमें आपका वर्ड पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये क्वेश्चन के आंसर करने में. अगर नहीं आ रहा तो इसको अच्छे से आंसर कर लो ये सारे को, ओके. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेज टाइप मैम, रूल्ड या ब्लैंक. आप लोगों में रूल्ड आता है ना, आप लोगों के आंसर स्क्रिप्ट रूल्ड होती है, तो फिर रूल्ड करो. मुझे ब्लैंक में ज्यादा आसान होता है वैल्यूएशन करना, मगर आप लोगों का ब्लैंक आता नहीं है, आप लोगों का रूल्ड आता है. तो रूल्ड आता है तो रूल्ड करो, ओके. एनीथिंग एल्स? ठीक है, क्लास में एंड करती हूँ स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.